सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य नीतिकथानां लोककथानां च विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने गद्य काव्य को पूर्ण कर लिया था। अब काव्य की अन्य विधाओं के अंतर्गत यहाँ पर नीति कथाओं एवं लोक कथाओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए कहाँ से ये संस्कृत भाषा में प्रारंभ होती है, इसका यहाँ पर थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हुए पंचतंत्र आदि ग्रंथों के विषय में पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा में बहुत आरंभ से ही नीति कथाओं एवं लोक कथाओं का साहित्य लिखा जाता रहा है। कथा के द्वारा बालकों को शिक्षित करने एवं जन सामान्य का मनोरंजन करने की प्रवृत्ति सभी देशों में रही है। प्राचीन भारत में भी कथा के माध्यम से बालकों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मनोरंजन के विविध माध्यमों में कथा कहना और सुनना बहुत समर्थ तथा शक्तिशाली साधन है। आज भी यदि हम छोटे बालकों को कुछ हृदयंगम करवाना चाहते हैं, उन्हें याद करवाना चाहते हैं, तो उन्हें हम कहानी सुना देते हैं, क्योंकि कहानी के माध्यम से जो उन्हें शिक्षा दी जाती है और जो उन्हें स्मरण रहती है वो किसी और तरीके से नहीं रहती। ये अत्यंत सरलतम माध्यम है जिसके द्वारा कथा के माध्यम से उन्हें नीति की शिक्षा भी दे दी जाती है और उनका मनोरंजन भी संपादित हो जाता है, मनोरंजन कार्य भी। ये यहाँ पर कथा की विशेष बात है। तो कथा के विषय में यहाँ पर इसीलिए इन्होंने एक बात बहुत सुंदर बोली है कि मनोरंजन के विविध माध्यमों में कथा कहना और सुनना समर्थ तथा शक्तिशाली साधन है, महत्वपूर्ण साधन है। ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, बौद्ध जातकों तथा पुराणों में अनेक कथाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें शिक्षा और मनोरंजन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होती है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कौन कौन से ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में हमें कथाएं प्राप्त होती हैं। तो पहला ब्राह्मण ग्रंथों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, संहिता के बाद दूसरा जो भाग आता है, संहिता के बाद आता है ब्राह्मण। वैदिक साहित्य का द्वितीय भाग ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने कहा ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, बौद्ध जातकों तथा पुराणों में अनेक कथाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें शिक्षा और मनोरंजन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति की गई है। भारत का प्राचीनतम कथा संग्रह पंचतंत्र है। भारत का प्राचीनतम कथा संग्रह ग्रंथ कौन सा है? पंचतंत्र, जिसके रचयिता पंडित विष्णु शर्मा माने जाते हैं। पंडित विष्णु शर्मा किसके रचयिता हैं? पंचतंत्र नामक नीति ग्रंथ के। पंचतंत्र। उनके बाद कथा साहित्य की अविच्छिन्न परंपरा चली आ रही है। आज भी कथा प्राचीन काल से आज तक लिखी जा रही है। पंचतंत्र के विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम ग्रंथ है, ऐसा कहा गया है। तो पंचतंत्र के विषय में यहाँ पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पंचतंत्र में पशु पक्षियों तथा मनुष्यों को दोनों को पात्र बनाकर कथाएं कही गई हैं। इन कथाओं में कला का अभाव है, किंतु उपदेश देने की अद्भुत क्षमता है। इसमें कोई कला कौशल नहीं दिखाया गया है कवि के द्वारा। इन कथाओं में कला का अभाव है, किंतु उपदेश देने की अद्भुत क्षमता है। पंचतंत्र की सभी कहानियों में नैतिक शिक्षा दी गई है। आचार और नीति में कुशलता प्रदान करना कथाओं का मुख्य उद्देश्य है। आचार और नीति में कुशलता प्रदान करना इन कथाओं का मूल उद्देश्य है।
आचार व्यवहार में व्यवहार कुशल व्यक्ति किस प्रकार बने, इनमें इन कथाओं का उद्देश्य है। पंचतंत्र में ही कहा गया है कि शिक्षा से दूर भागने वाले राजकुमारों को आचार व्यवहार का ज्ञान देने के लिए ये कथाएं कही गई हैं। पद्यों में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं जिन्हें कंठस्थ करना बहुत सरल है। नीति शिक्षा के मूल भाग की अभिव्यक्ति श्लोकों में ही संभव थी, क्योंकि श्लोकों को याद करना सरल होता है, इसलिए श्लोकों में नीति की शिक्षा दी गई है और गद्य में कहानी कही गई है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर आ गई है। देखिए एक बार पुनः देख लेते हैं इस बात को। यहाँ पर लिखा गया है, पद्यों में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं जिन्हें कंठस्थ करना बहुत सरल है। नीति शिक्षा के मूल भाग की अभिव्यक्ति श्लोकों में ही संभव थी। पंचतंत्र में कथाओं को परस्पर गूंथ कर संकलित किया गया है। एक कथा में दूसरी कथा को गूंथ कर, जैसे एक कथा में दूसरी कथा, फिर दूसरी कथा में फिर अगली कथा। तो ये पंचतंत्र में कथाओं को माला की तरह परस्पर गूंथ कर संकलित किया गया है, जिससे उद्देश्य में एक रूपता विद्यमान रहे। कथा के पात्र अंतिम श्लोक में किसी दूसरी कथा का संकेत करते हैं और पुनः वह संकेतिक कथा चल पड़ती है। इसी प्रकार कथा में कथा को जन्म देकर एक श्रृंखला बनाई गई है। मुख्य कथा का सूत्र स्मरण रखना होता है। कथा में उत्सुकता बढ़ाने का प्रयास भी पंचतंत्र में सर्वत्र प्राप्त होता है। इसमें 5 खंड हैं, क्योंकि नाम से ही प्रसिद्ध है पंचतंत्र। इसमें 5 खंड हैं। इन खंडों को तंत्र नाम से अभिहित किया गया है। ये 5 तंत्र कौन कौन से हैं, नाम सुन लीजिए। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलोकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक। पुनः दोहराएंगे। पहला मित्र भेद, दूसरा है मित्र संप्राप्ति, तीसरा काकोलुकीय, काक प्लस उलुकीय, काकोलुकीय। चौथा है लब्ध प्रणाश, और अंतिम पंचम है अपरीक्षित कारक। ये 5 तंत्रों के नाम यहाँ पर उल्लेख किए गए हैं। इनमें कुल मिलाकर 70 कथाएं प्राप्त होती हैं। कितनी कथाएं? इनमें पंचतंत्र में कुल मिलाकर, तंत्र तो 5 हैं और कुल मिलाकर 70 कथाएं उपलब्ध होती हैं। और श्लोकों की संख्या 900 है। 900 श्लोक इसमें प्राप्त होते हैं। पंचतंत्र के लेखक का नाम विष्णु शर्मा है। इनके व्यक्तित्व तथा समय के विषय में कुछ कहना कठिन है। बहुत से लोग विष्णु शर्मा को कौटिल्य या चाणक्य से संबद्ध मानते हैं। पंचतंत्र के अनुसार वे सभी शास्त्रों में पारंगत थे, वैदिक धर्म के अनुयायी थे। अर्थशास्त्र का सार उन्होंने इस पंचतंत्र नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। महिलारोप्य नामक नगर के राजा अमर सिंह के 3 मूर्ख पुत्रों को 6 मास में राजनीति और व्यवहार में पटु बनाने के लिए पंचतंत्र नामक ग्रंथ लिखा गया था। पंचतंत्र का प्रचार विदेशों में भी हुआ है। ईसा की 6वीं शताब्दी में इसका अनुवाद पहलवी भाषा में हो चुका था। इस पहलवी भाषा से एक ईसाई पादरी ने सीरियन भाषा में अनुवाद किया। यही अनुवाद यूरोप और पश्चिमी एशिया की भाषाओं में पंचतंत्र के अनुवाद का आधार बना। इंडोनेशिया, थाईलैंड तथा अन्य पूर्वी देशों में भी पंचतंत्र की कथाएं अनुवादों के माध्यम से पहुंच गई हैं। इस प्रकार यूरोप और एशिया की अधिकांश भाषाओं में पंचतंत्र अपनी रोचकता के कारण पहुंच गया है। तो इसमें अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग है। यह संस्कृत के प्रारंभिक छात्रों के लिए भाषा और शैली को
सीखने का उत्तम साधन है। इससे हमें ज्ञात होता है कि पंचतंत्र नामक ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम एवं अति लोकप्रिय है। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम हितोपदेश नामक ग्रंथ के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।